क्या? अब हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो काम का जो चीज है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए जो है तुम लोग को बताए थे यहाँ पे क्या चीज का बना हुआ रहता है, यहाँ पे बताओ मेरे को कोई। The DNA strands winds around the core of 8 histone molecules, ठीक है, क्या रहता है वहां पे? और this core can be imagined like a football around which a long rope is wound with 1 or 2 loops. Each subcomplex is called nucleosome, और उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो कल हम तुम लोग को बताए थे द शेप ऑफ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक साल शायद आया भी था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन दिया था? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम बताए तुम लोग को? अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर वाज फाइनली वर्कड आउट बाय वाटसन एंड क्रिक इन द सेम ईयर। तो इससे और तुमको कोई लेना देना नहीं है। The DNA is a very large single molecule. अब भैया ये छोटा होता है लेकिन ये चेन बनाता है बड़ा बड़ा, समझ में आया ये चीज? तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। एंड हाँ, तो ऐसा मॉलिक्यूल को हम लोग मैक्रो बुलाते हैं। दो तरह का वर्ड यूज करते हो। अब तो हम लोग के मोबाइल फोन में वो कार्ड नहीं लगता है, पहले एक छोटा कार्ड लगता था। एक कार्ड होता था माइक्रो एसडी और एक होता था मैक्रो एसडी। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब उससे बड़ा, वो भी छोटा ही है। तो ये वर्ड यूज किया तुम लोग प्लांट में, न्यूट्रिएंट्स में। प्लांट को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज होता है, जैसे कि एनपीके। हाँ सही था, यहीं बैठ, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो में अंतर यही होता है कि कम क्वांटिटी में यूज होता है और कम रहता भी है, ठीक है। वो कम क्वांटिटी में यूज होता है माइक्रो, MICRO, कम होता है और प्लांट को कम चाहिए भी है। मैक्रो मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है और ज्यादा प्लांट को रिक्वायरमेंट, बड़ा क्वांटिटी और ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। अब यहाँ पे आ जाओ, इट इज कंपोज ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ये क्वेश्चन आता है, तुम अपने एक्सरसाइज में पीछे अगर पेज पलटा के देखोगे, अभी मत देखो, हम बता रहे हैं, अभी कंप्लीट करते फिर देखना। तो तुमको स्ट्रैंड्स के मतलब बताते। सीढ़ी देखा ना, सीढ़ी ऐसे करके सीढ़ी होता है, ठीक है। घर में हम लोग के ऐसे करके भैया सीढ़ी होता है, वो ये वाला सीढ़ी का बात करें जिससे पोल पे चढ़ा जा सकता है। तो ये सीढ़ी का जो ये डंटा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंड। और एक एक ये जो डंटा दिख रहा है तुमको, जो बीच बीच में आ रहा है, इसको रग्स कहते हैं। RUGS। हम रग से कोई मतलब नहीं है। ये जो डंटा है जो ब्लू कलर से हम तुमको दिखा रहे, ये है स्ट्रैंड। ये क्या है? इसका जो स्ट्रैंड है देखो कैसे चल रहा है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? ये सीधा नहीं हो कि ये ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ना, स्पाइरल चल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो समझ में आ गया स्ट्रैंड किसको बुलाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि स्ट्रैंड्स पे क्वेश्चन रहेगा, तो स्ट्रैंड का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो अब ये ध्यान रखना स्ट्रैंड क्या होता है, ठीक है। Now the question is, each single DNA strand is composed of repeating nucleotide. वो क्या चीज का बना हुआ रहता है भैया? अब इसको देखो जरा सा भैया, न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे बताओ? यहाँ पे अब आ जाओ ये स्ट्रक्चर पे। यही स्ट्रक्चर पे तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है चलो देखो। यहाँ पे यही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है। हम अगर पूछेंगे, ये डायग्राम बना के दे दिया, पूछते तुमसे कितना स्ट्रैंड्स है? दो ही स्ट्रैंड ना, 3 किसको दिख रहा है? एक और भैया ये देखिए, स्ट्रैंड 2 ही है, 1 और 2। न्यूक्लियोटाइड कितना है? 6 है। वेरी गुड भैया, यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? एक। अब बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना हुआ है? ये जो गोल है इसको क्या बुला रहे हैं? फॉस्फेट बुला रहे हैं। ये जो शुगर वाला दिख रहा है, दिस इज और, ठीक है, पेंटोज बुला लेते हैं भैया, शुगर है लेकिन कौन सा शुगर है? पेंटोज। और ये जो है बेस, ये है नाइट्रोजन। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। ये बेस तो दिखा दिए तुम लोग को, लेकिन कल हम बताए थे तुम लोग को कि क्या होता है ये बेस? 4 बेस होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन पाया जाएगा, एडेनिन के साथ हमेशा क्या पाया जाएगा? और भैया एक और बात सुनिए, एडेनिन थाइमिन में कैसा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन में कैसा बॉन्ड रहता है? आया है, ओके, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन में कैसा बॉन्ड होता है? होता ही नहीं है। एडेनिन और थाइमिन में बॉन्ड रहता है, सो मत, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और साइटोसिन और ग्वानिन में, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया। यहाँ पे इसको जो दिखाया जाता है ना, देखो किस तरीके से दिखाया जाता है, ध्यान देना सब बच्चा। एक एक छोटा छोटा डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा कभी गलती ना हो।
यहाँ पे हम ऐसे करके बॉन्ड बना रहे, देखना ध्यान से, गोल और ऐसे करके, ठीक है। ये ए और ये क्या है, टी। ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ भैया, देखना ध्यान से सब बच्चा। यहाँ पे एक कॉर्नर है और एक कॉर्नर यहाँ पे, तो ये कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को देख कैसे दिखा रहे हैं। साइटोसिन और ग्वानिन, देखना यहाँ पे ध्यान रखना तुम लोग, एडेनिन में कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है, एडेनिन थाइमिन में, साइटोसिन ग्वानिन में क्या पाया जाता है, तो हमेशा साइटोसिन के साथ कौन जुड़ेगा, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड कैसा होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जो तुम लोग हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग देखो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। आंसर करना, गिवन बिलो अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए, दिख गया तुम लोग को, चलो लेवल कर दो जल्दी से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बच्चा करो, आकृति करेगी, आकृति जल्दी बोल, 1 क्या है, इसका नाम ले बताते जाना, आकृति। जल्दी बोल, बोल क्या होता है, फॉस्फेट। 2 क्या है, पेंटोस। 3 कौन बताना चाहेगा, एडेनिन थाइमिन दोनों बोल सकते हो, लेकिन पहले ए लिखना एडेनिन, तो ये क्या हो जाएगा, और चौथा क्या दिखा रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग का आंसर मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन तुम लोग अब लिख के आएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आया तुम लोग को। अब एक ये हो गया तुम लोग का क्वेश्चन, सुनना मेरा, आप क्या है, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर सोन इन दी डायग्राम, 2, तो कितना भी हमेशा स्ट्रैंड्स तो कितना रहने वाला, बच्चा लोग क्या कर देता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है, इसमें एक और बना देते तो वो लोग 3 कर देता है, स्ट्रैंड्स तो 2 ही रहेगा, स्ट्रैंड्स तो क्या रहेगा हमेशा 2। Now the question is how many nucleotide have been shown in each strand, वो क्या गलत, तो how many nucleotide are shown in each strand, strand अगर तुम लोग देखो तो पहले यहाँ पे ये देखो, ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। इस स्ट्रैंड में 1 और 2 है, इस स्ट्रैंड में कितना है और इसमें भी कितना है। हम तुमसे ये नहीं पूछे थे कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, ओए तुम लोग यहाँ ध्यान दे, आकांक्षा, कितना न्यूक्लियोटाइड में स्ट्रैंड्स में कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, 2 है, कितना न्यूक्लियोटाइड्स है टोटल, तो क्वेश्चन ध्यान दिया करो, क्वेश्चन घुमाएगा, बायोलॉजी तो सबसे इजी रहेगा साइंस पेपर में, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे ध्यान रखना है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में गजब क्वेश्चन घुमाएगा, है सब सिंपल लेकिन घुमाएगा बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछता है, नेम दी पार्ट्स 1 2 3 4 5 कर ही दियो तुम लोग, नेम दी डीएनए यूनिट कंस्टिट्यूट ऑफ दी 1 2 3, बताओ, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिल जाएगा तुमको, इतना सा बस लिखने का। बायोलॉजी का पेपर अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है, ठीक है, तो आराम से तुम्हारा पेपर जो है 60 मिनट्स 120 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, समझ में आया ये चीज। चलो अब आते आगे क्वेश्चंस पे। तो पहला पार्ट एक्चुअली में यही था, अब बात मत कर, सुन। इसके बाद अगर देखेगा तो ये अंडरलाइन कर लिया ना सब, ये नेम द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से है, देख लो यहाँ पे, does the two strands together make a ladder like arrangement with the nitrogenous base forming the rug, हम तुमको बताए थे, अंडरलाइन कर लेना, तो इसको नहीं। अब the base are, अंडरलाइन करो, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन, फिर अंडरलाइन करो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, तुम लोग अपने बुक में ऐसे बना लो, अपने बुक में ऐसे करके बना लो, एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया श्रेया, समझ में आ रहा है, चश्मा कहाँ है तेरा, चश्मा पहनी थी ना, पहन लगा नहीं दिख रहा है तो। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है, ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, न्यू डीएनए बना रहे, तो देखो हो क्या रहा, न्यू डीएनए कहाँ से बन रहा होगा, वो अमिताभ बच्चन का एक मूवी था, याद है तुम लोग को, जिसमें सोनू सूद उसका बेटा था, नहीं, सोनू सूद उसका बेटा था, बुढ़ा होगा तेरा बाप,
क्रिस 3। वो मूवी में यही लाइन वो रिपीट करता है कि मेरा डीएनए है, ठीक है, वो क्या है, मेरा डीएनए। तो हम लोग जो बने हैं वो किससे बने हैं, अपने मम्मी पापा से बने। तो उनके हम लोग एक कंटिन्यूटी है, हम लोग उनके क्या है, उनके डीएनए के कंटिन्यूटी है। बोला जाता है कि हम लोग के पूर्वज छोड़ो, जहां से आए सबका क्या मैच करता है। तुम लोग डीएनए टेस्ट सुनता होगा ना, कि अगर वो उसका बेटा है तो उसका क्या करवा ले आ जाता है, डीएनए टेस्ट करके पता चल जाता है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। तो हम लोग अपने मम्मी पापा के डीएनए के क्या है, कंटिन्यूटी है, क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, पढ़ना। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेज कौन से फेज को बुलाते हैं, रेस्टिंग फेज, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ईच डीएनए मॉलिक्यूल duplicates its readiness for their equitable distribution into daughter cells during mitosis। ये थोड़ा देर बाद टॉपिक आने वाला है माइटोसिस का, तब हम तुम लोग को बताएंगे क्या होता है। सही था, माइटोसिस में और मियोसिस दो तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें सेल डिवाइड करता है और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे देखो, फॉर रेप्लीकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स ओपन एट वन एंड। अब ये जो डीएनए ना खुल गया, ये डीएनए क्या हो गया, देखना ये डायग्राम जरा सा देख के समझो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आया डीएनए का, एक है ओल्ड स्ट्रैंड और दूसरा भी क्या है तुम्हारा, लेकिन दोनों मिल गया यहाँ पे देखो, और क्या बना रहा है तुम्हारा, न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। क्या बना रहा है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आएगा लास्ट में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। क्या टॉपिक आता है, हम तुमको कल भी बताए थे, क्या होता है, मम्मी से एक क्रोमोसोम्स आता है, पापा से एक क्रोमोसोम आता है, दोनों मिलता है और वहां पे क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज होता है। क्या होता है, और अगर वो एक्सचेंज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है, हम और सिंपल लैंग्वेज में तुमको ये बोलना चाहते हैं कि वो जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, मम्मी का क्रोमोसोम पापा का क्रोमोसोम मिलता है तो एक नया टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनता है, जिसमें मम्मी पापा दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या कहते हैं, हम छोटे से एक डायग्राम में समझाने का कोशिश करते हैं तुम लोग को। यहाँ पे फिर से बता रहे, यहाँ पे देख, ये एक क्रोमोसोम जो है कहां से आ रहा है, फादर से। कहां से आ रहा है, फादर से। और एक क्रोमोसोम कहां से आ रहा है, मदर से। अब ये दोनों जब मिलेगा, ठीक है, तो जब मिलेगा तो क्या होगा, ध्यान देना। ठीक है, इधर यहाँ पे जहां पे मिल रहा है, पता है, अब इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, चाइज्मा। इस पॉइंट को क्या बुलाया जाता है, ये सब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तुमको तुम्हारे बुक में मिल जाएगा थोड़ा एक दो क्लास के बाद। चाइज्मा, क्या बुला रहे हैं इसको, चाइज्मा। और इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर इज अ टेक्निक, ठीक है। ये क्या है, टेक्निक, जहां पे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं, मिलते हैं, ताकि इसका क्या फायदा हो सके, हम लोग में वेरिएशन आ सके, हम लोग में क्या आ सके, और हम लोग का कुछ कैरेक्टर हम लोग के मम्मी पापा से क्या हो सके, सिमिलर हो। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या है इंपॉर्टेंस इसका, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ढूंढ लिया है ये, ठीक है। तुम लोग के बुक में पेज नंबर 17 में ये चीज दिखेगा, ठीक है। पेज नंबर 17 में तुम लोग जाओगे, तुम लोग को सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक टॉपिक मिलेगा, उसका लास्ट वाला पॉइंट देखो, ठीक है। वहां पे तुमको दिख रहा होगा, हम सेम डायग्राम जो बनाए, यहाँ पे वही चीज बताए, दो क्रोमोसोम आया, एक मैटरनल आया और एक क्या आया, पैटर्नल। एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, ठीक है। और पैटर्नल हो गया फादर का। दोनों आपस में क्या करते हैं, रिकंबाइन करते हैं और वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन के प्लेस, जिसके कारण से हम देखो लास्ट लाइन में लिखा होगा, इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि जेनेटिक रिकंबिनेशन हो सके। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, फिर बोल रहे हैं पूरा ये क्वेश्चन ऐसे ही करके आया था 5 मार्क्स का। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं भैया, क्रॉसिंग ओवर। इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, चाइज्मा। इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। और बोलता है कि इस फिगर को रीड्रॉ करो। तो रीड्रॉ में तुमको ब्लैक एंड व्हाइट कलर से दिखाना है, तो भैया क्या होगा, एक ब्लैक कलर व्हाइट पे चढ़ जाएगा, व्हाइट कलर ब्लैक पे चढ़ जाएगा। समझ में आया, यही दिखाना था जो तुम अपने बुक में डायग्राम में देख सक रहे होगे, ठीक है। तो यही चीज है और कुछ नहीं, आएंगे उस पे भी। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा टॉपिक पे।
व्हाट आर जीन्स? तो भैया ये तो याद कर ले सब चलो, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन क्रोमोसोम। कल दिखाए थे तुम लोग को, क्रोमोसोम में सेगमेंट पाया जाता है और उसी सेगमेंट में क्या होता है, जीन्स रहता है। फिर देखिए भैया, दैट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन, डीएनए क्या है, प्रोटीन, अब उसी में क्या रहता है, डीएनए रहता है। तो दैट कंटेन, क्या बता रहे हैं, इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर इन द बॉडी। और वो उसके क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई फीचर के लिए। अब मान लो कोई वही बताए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में अगर बम गिरा दिया गया है, वहां पे आज भी बच्चे जो रहते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं। कारण है कि भैया वहां के लोगों के रेडिएशन हवा में है, वो जो रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेज जो होता है, इतना एनर्जेटिक होता है, इतना पावरफुल होता है कि, और इतना छोटा होता है कि डीएनए को ही तोड़ देता है। अगर डीएनए टूट गया तो इसी कारण से उनका कोई बॉडी फीचर क्या है, ठीक नहीं रहता, नहीं वाला बात है, डैमेज्ड है। क्या है, डैमेज। तो यही कारण बता रहा है कि ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर प्रोटीन है वो तुम्हारा क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर फीचर ऑफ दी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया ये चीज? तो ये था जीन के बारे में। तो यहाँ पे भैया बस जीन ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सब तुम लोग जानते हो। एक्सरसाइज जो है, इसका एक्सरसाइज ऐसा डिजाइन किया है ये लोग कि सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन डला हुआ है। हर साल जो क्वेश्चन आता है ना वही डिजाइन किया ये लोग, ठीक है। अब आता है हम लोग का चैप्टर जो हम लोग को मेन पढ़ना है, वो है तुम्हारा सेल डिवीजन, ठीक है। इसी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, सेल डिवीजन होना क्यों जरूरी है, ग्रोथ के लिए। हम लोग का लाइफ स्टार्ट होता है, एक सेल से उसको क्या बुलाते हैं बताओ, जाइगोट। क्या बुलाते हैं उसको भैया, स्पर्म आता है मेल से, फीमेल में ओवम रहता है, दोनों मिलता है और क्या बनाता है, फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। तो दो सेल मिलके एक ही सेल बना रहा है, ये चीज समझा। और उस सेल को क्या बुलाते हैं भैया, धीरे धीरे माँ के पेट में बड़ा हो जाता है, ठीक है। उस पीरियड को हम लोग बुलाते हैं गेस्टेशन पीरियड। तुम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट टॉपिक है। चलो अब सुन, बात मत कर, पढ़ ले, उसके बाद मजाक तो करते ही रहेंगे हम लोग बीच बीच में। न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। तो भैया पहला ग्रोथ के लिए। तो हम बताएं तुम लोग को, धीरे धीरे हम लोग में क्या होता है, सेल्स बढ़ते जाता है कि घटते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक समय पे रुक जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कहीं पे अगर ग्रोथ होते रहता है, हम लोग के बाल का सेल्स, हम लोग को चोट लगता है तो रिपेयर होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है, फॉर रिपेयर, फॉर रिप्लेसमेंट, और तीसरा और चौथा क्या है, रिप्रोडक्शन। सबसे मेन क्या है, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ देखो क्या लिखता है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, कभी नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ना मतलब कभी नहीं। समझ में, बस सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है भैया, ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ में तुमको यही समझना है, तुम लोग भी तो ग्रोथ ही ना कर रहे हो, सेल डिवाइड करते जा रहा है भैया हम लोग में। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है भैया, आज हमको यहाँ चोट लगा तो वहां का सेल रिप्लेस हो गया, नया सेल आ गया। सेल थ्योरी में भी तो यही पढ़े थे, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन दिया था ये पॉइंट, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। ये पॉइंट ऐड किया था रुडोल्फ वर्चो, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फॉर रिप्लेसमेंट, फिर आया रिपेयर। रिपेयर का मतलब वही हो गया, तुम्हारा चोट लगा तो वहां का सेल्स क्या हो जाता है, रिपेयर कर जाता है। और लास्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखता है रिमेंबर वाले पॉइंट में, तो सुनो, इन सेल डिवीजन, यहां लिखता है इन सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम एट ईच डिवीजन। अंडरलाइन करो इसको। क्रोमोसोम क्या डबल हुआ है, नहीं, मतलब क्रोमोसोम को कुछ भी नहीं हुआ है, क्रोमोसोम क्या है, एकदम एज इट इज है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम एट ईच डिवीजन, द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन डॉटर सेल्स। अब सुनो क्या बोला, the chromosomes duplicate and distribute equally in the daughter cells. This kind of division which occur in all body cells except the egg producing oocytes, ठीक है, या ovaries कहते हैं इसको, and sperms producing spermatocytes in testes is known as mitosis. तो इस तरह का डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। पक्का हो गया ये चीज। अब इसके बाद देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। ये वाले टेबल को देखो, तुम लोग को ये सब समझाते हैं। हम कल के क्लास में भी तुम लोग को बताए थे कि हम लोग के कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं पापा से और कुछ आते हैं, टोटल नंबर आता है कि हाफ दी नंबर आता है। तो अगर माने कि 46 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से, 46 को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 2n से 46 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आधा आ रहा है तो कितना आ रहा है, मम्मी लोग से भी कितना आ रहा है,
n+n कितना हो गया? तो देखो ये 46 के बराबर वापिस आ गया। अगर ऐसा नहीं होता 26 की जगह पूरा 23 की जगह पूरा 46 आता तो क्या हम लोग इंसान बनते और ही कोई जानवर बन जाते या कुछ भी बन जाते? तो ये बात ध्यान रखना। तो यही चीज बताया बॉडी सेल्स में। देख क्या बताया, मैन हो या फीमेल, मैन हो या वुमेन हो, दोनों में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 पेयर या 46 नंबर। सेक्स सेल्स कितना होता है भैया? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा सेक्स सेल्स को और भी नाम से बुलाते हैं, गैमेट्स। क्या बुलाया जाता है? सेक्स गैमेट्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, मेल में स्पर्म पाया जाता है, फीमेल में ओवम या एग्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब फर्टिलाइज्ड एग में देखो क्या बता रहा है, न्यू बेबी जो आया, देखो नॉर्मल नंबर रिस्टोर्ड हुआ कि नहीं हुआ? 2n रिस्टोर्ड हो गया। तो ये बात हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग। अब आता है टाइप ऑफ सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो भैया सेल डिवीजन जो होता है ना आपका, 2 तरह का होता है, जो अभी आप बता चुके हो हम लोग को। माइटोसिस होता है जहां पे क्या होता है? ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ग्रोथ, रिपेयर एंड, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। एक मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि बताओ द टाइप ऑफ डिवीजन जहां पे रिपेयर हो रहा है और जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो फिर बुक के पीछे देख लो, तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ग्रोथ और रिपेयर, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ और रिपेयर का बात जो बता रहे, तो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है कांचा? माइटोसिस। और रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस। ठीक है, देख यहाँ लिखा हुआ है सेल डिवीजन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को ही क्या बुलाते हैं? सेक्स सेल्स बुलाते हैं। गैमेट्स को ही क्या बुलाते हैं? सेक्स सेल्स। सब ध्यान रखना। अब आता है यहाँ पे माइटोसिस। Mitosis is the cell division in which one parent cells divide into 2 identical daughter. एक parent कितने में डिवाइड कर गया? और वो भी 2 आइडेंटिकल डॉटर, मतलब एक जैसा, एज इट इज उसका सेम हम शकल, समझा ना? तो उसका सेम क्या बन गया? ऐसे सोचो कि यहाँ पे माइटोसिस में क्या हुआ, ये डिवाइड करके सेम यही बना लिया। किसमें हो रहा है यहाँ? लेकिन मियोसिस में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो हम लोग तो मम्मी पापा के एकदम क्या लगते, जुड़वा लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं। तो माइटोसिस में यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है। तो माइटोसिस में होता है भैया आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कैसे होते हैं? एकदम आइडेंटिकल। एकदम क्या होता है? बट वहां पे क्या होता है? मियोसिस में क्या होगा बताओ मेरे को? जेनेटिक वेरिएशन रहेगा। वहां पे क्या रहेगा? वहां पे आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। सीधे से क्या लिख देते हैं हम लोग को? नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ गया ये चीज? ये डिफरेंस का पॉइंट है। लास्ट टेबल निकालो। ये टेबल को पहले ही ले, टेबल ही नहीं है। ठीक है, तुम लोग टेबल जो दिखा ना कौन से पेज में, 18 पेज का, वो टेबल को स्टार मार्क अभी से कर लो। ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले ही बोल देते तुम लोग को। हाँ तो वो बाद में इसलिए दिया है, पहले पढ़ ले। अब देख यहाँ पे, तो ये चीज हम तुम लोग को बता दिए, माइटोसिस और मियोसिस समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब हम जो बता रहे हैं वो पहले ध्यान से सुन लेना सब बच्चा। ठीक है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को भी हम रोक रहे हैं। अब हम लोग कौन से पेज में जा रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भैया और कुछ होता है जो पहले बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया है। तो क्या होता है वो बताइए भैया हम लोग को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? सेल साइकिल। सुनना ध्यान से। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये स्कूल में नहीं बताता है। द न्यू सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस, ध्यान से सुनना, द न्यू सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस आर रिलेटिवली स्मॉल। वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। माइटोसिस में आइडेंटिकल होता है डॉटर सेल्स। अच्छा एक बात और बता देते हैं, बायोलॉजी में जब तक बच्चे का सेक्स नहीं पता रहता तो उसको कन्वेंशनली हम लोग मानते हैं वो डॉटर है। वो क्या है? इसीलिए पेरेंट एमीबा से जो बच्चा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सन एमीबा कभी सुना है? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? डॉटर एमीबा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डॉटर एमीबा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि द न्यू सेल्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस आर रिलेटिवली स्मॉल विथ ए फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म।
नाउ दे एंटर टू एंटर फेज, किस स्टेज में एंटर करता है? ड्यूरिंग विच दे प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड ग्रो टू द सेम साइज एज देयर मदर सेल्स। तो माइटोसिस के बाद जो भैया सेल बना, वो पहली बात तो कैसा सेल है? आइडेंटिकल है, वो एकदम क्या है? आइडेंटिकल। फिर हमको बताओ उसका साइज बढ़ गया कि छोटा हो गया? छोटा हो गया, उसका साइज क्या हो गया? नाउ दे, कल भी बोले थे बकरी को काटने से पहले, दैट इज हलाल करने से पहले उसको बहुत ज्यादा ठूसा जाता है कि नहीं? बकरीद के समय तो उसको ठूस दिया जाता है ताकि उसको क्या किया जाए? हलाल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं हम तुम लोग को, सेल के साथ भी यही हो रहा है। सेल के साथ भी क्या होगा? तो उसको क्या, अभी ये छोटा सा है तो उसको खिला खिला के क्या कर देगा? बड़ा नहीं, मोटा सारा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, now they enter interphase during which they prepare for the next cell division and grow to the same size as mother cell, ठीक है। वो प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो किसके जितना साइज हो जाएगी? मदर सेल। द इंटरफेज इटसेल्फ हैज 3 फेज। इंटरफेज का कितना होता है बताओ? फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकंड ग्रोथ। तो इसको लिख के दिखाते क्या चीज से? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, 5 मार्क्स का सीक्वेंस होता है। इसके बाद क्या होगा? 5 मार्क्स का सीक्वेंस। तो पहला क्या बताया हम तुम लोग को? G1 फेज, फिर S फेज हुआ और फिर क्या हुआ? G1 फेज के बाद 2 ऑप्शन मिलता है, इसको कल भी बोले थे, 10th क्लास के बाद तुमको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको 2 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन पहले तो ये बताइए भैया G1 फेज में क्या होता है? बस 2 पॉइंट में याद रखना है तुम लोग को, आरएनए एंड डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्या चीज का सिंथेसिस होता है? लिखता है G1 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, और साइटो सिंथेसाइज मतलब ये आरएनए और प्रोटीन को खा जा रहा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो साइज बढ़ने के बाद क्या बढ़ा? साइटोप्लाज्म। क्या बढ़ा? तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है भैया देखिए ये इनटेक करता है, अगर हम लोग ठूसते जाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, तो ये भी आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, तो इसका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म विल इंक्रीज। अब भैया यहाँ पे देखो क्या है? स्पेशलाइज्ड, नहीं इसके बाद यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये बता रहा है तुमसे, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसका खुद का डीएनए होता है। इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। ये पहले भी दिन बताए थे, आज वापिस बता रहे। माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स, मतलब प्लांट में भी होता भैया, ऐसा बात नहीं है। एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल डिवाइड, दिस टू ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए। इनका अपना क्या होता है? अंडरलाइन करो अच्छे से, इसको अंडरलाइन कर लेना सब बच्चा अच्छे से। सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है जो पूछा जाता है। इन लेट G1 फेज, अब देखो, अब क्योंकि बड़ा है ये जो फेज है, बड़ा है, तो लेट G1 फेज ऑल सेल्स मस्ट फॉलो वन ऑफ द 2 पाथ, दोनों में से एक काम करेगा। चाहे तो वो नेक्स्ट फेज के लिए एंटर करेगा, दे में आइदर विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल, ये अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। फेल कर गए भैया 10th में, ठीक है ना। यहाँ पे ये विड्रॉ कर लिया और एंटर ए रेस्टिंग फेज और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन बाय एंटरिंग दी सिंथेसिस फेज। भैया नहीं, अब हम डिवाइड करने के लिए रेडी है, हम और आगे बढ़े। हम क्या किए? आगे। तो वो जो आगे बढ़ा वो क्या है? एस फेज। तो देखो यहाँ पे जरा सा अपने अपने बुक में इसको एक एरो से दिखाया, ये अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे अपने आप को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे तुम लोग अगर देखेगा तो यहाँ पे ये नेक्स्ट फेज को एंटर किया, जिसको कौन सा नाम बुला रहे हैं? तो फिर से पूछ रहे G1 फेज में क्या हुआ भैया? G1 फेज में आरएनए का सिंथेसिस हुआ और वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा ही पॉइंट। सिंथेसिस फेज में क्या होता है भैया? मोर डीएनए सिंथेसाइज, द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। अब यहाँ 2 बात बताया, ये क्या हुआ यहाँ पे बताओ? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और क्रोमोसोम क्या कर गया है? डुप्लीकेट कर गया। क्रोमोसोम क्या कर गया है? तो ये सब ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना इसको। फिर आता है लास्ट फेज, दैट इज G2 फेज। दिस इज द शॉर्टर ग्रोथ फेज, ये सबसे छोटा फेज है। ये सबसे क्या है? अब यहाँ इंटरफेज का सबसे छोटा फेज कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा फेज कौन सा है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरफेज का सब, अगर ऐसा पूछा जाए सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज क्या है, तो क्या लिखोगे? इंटरफेज। सेल साइकिल बोल रहे हैं ना, तो यहाँ सेल साइकिल देखो, ये दिख रहा है तुम लोग को? सब बच्चा यहाँ फोकस करो। अगर ये दिख रहा है तो दिस इज कंप्लीट सेल साइकिल। ये क्या है? पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट किए भैया, यहाँ तक तो इंटरफेज था, यहाँ तक क्या था? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? सेल डिवाइड करना स्टार्ट हुआ, और पहला नाम क्या दे रहा है? प्रोफेज, दूसरा नाम है मेटाफेज, तीसरा नाम है
और तीसरा क्या है, चौथा क्या है? तो भैया यहाँ पे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बुलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर जाके आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसको क्या कहेंगे? वो अलग हो गया, वो क्या हो गया? अलग। तो दिस कंप्लीट फेज इज सेल साइकिल। ये पूरा का पूरा क्या है? इसमें सबसे बड़ा फेज जो दिख रहा है कौन है? फिर हम क्वेश्चन क्या पूछे, क्लियर करो। इंटरफेज का सबसे बड़ा पेज, सबसे छोटा ये दिख रहा है तो मार्किंग, इससे समझ में आ रहा है ना क्या दिखाना चाह रहा है? ये तुम्हारा दिखा रहा है सबसे बड़ा पेज है। तो ये क्वेश्चन रहता है, तुम देखोगे आएगा सामने तुम्हारे, ठीक है? तो ये ध्यान देना। अब इसके बाद बताओ जी एफ फेज में क्या होता है, समझ में आ गया? क्या होता है बता दे मेरे को भैया। डीएनए का सिंथेसिस एंड क्रोमोसोम्स आर। अब भैया G2 फेज में क्या होता है? दिस इज अ शॉर्ट ग्रोथ फेज इन विच आरएनए एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। मतलब मोर आरएनए सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे क्या हुआ? तो मतलब भैया दोनों का दोनों, जी में ना आरएनए ही सिंथेसाइज होता है और एस में क्या सिंथेसाइज होता है? डीएनए। अब यहाँ देखो, नाउ द सेल इज रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल गोज ऑन। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे वापिस से पीछे आके। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? पीछे। थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख ले जरा सा। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, और प्लांट में सिर्फ क्या पाया जाता है? नेम ए ऑर्गेनल इन प्लांट दैट हैज इट्स ओन डीएनए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जब पर्टिकुलरली बोले ओनली इन प्लांट तो ये ध्यान रखना। फिर यहाँ आता है दे आल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम व्हिच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर प्रोटीन। बोथ दिस डिवाइड ऑफ देयर ओन बाय सिंपल फिजन। कौन क्या होता है? बाइनरी फिजन, याद है भैया? एक एमीबा दो में टूट जाता है, यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है? डॉटर एमीबा टूट जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन ऑल्सो, तो ये सब का भी कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर सकता है? हाँ। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनका खुद का क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। समझ में आ गया इतना सा? ठीक है। अब भैया यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, सुनना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, एक और क्या भैया ये वाला क्वेश्चन। अब ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ का मतलब 1 साल का बात नहीं कर रहे हैं, 10 इयर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है? या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया था, कहाँ गया ये? रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन बताओ। एक्चुअली सर्कुलेशन एक चैप्टर आएगा, वो तुम लोग पढ़ोगे। लाइफ स्पेन मतलब आरबीसी कितना दिन के लिए जिंदा रहता है? 120 दिन। कितने दिन के लिए? 120 दिन के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाते वापिस से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा, जितना बताना था हमको यहाँ से बता दिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलो देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब वापिस पीछे आओ। तो हम लोग कौन से स्टेज में घुस रहे भैया यहाँ पे? अब हम लोग क्या करवाने वाले? माइटोसिस कराने वाले। क्या करवाने वाले? माइटोसिस। तो चलो सुनते जाना एक एक करके मेरा बात सब, ठीक है? और क्या क्या मार्क करवाएंगे वो सब करते भी जाना। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल। चलो पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक कितने में डिवाइड कर जाता है? और वो भी आइडेंटिकल। कितना बताओ? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन आएगा। माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4। मियोसिस में कितना होता है? तो ये टेबल में डिफरेंस तुमको दिखेगा और ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। 2 पॉइंट हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। हर सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? उसमें क्या हो रहा था? हाफ हो जा रहा था। उसमें कितना हो जा रहा था? तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्या यूज करते हैं? ठीक है। यहाँ पे देखिए, जस्ट बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल द न्यूक्लियस प्रिपेयर फॉर देयर चेंज। ठीक है, ये अपने आप को क्या करता है? न्यूक्लियस तैयार कर रहा है। जो अभी हम तुमको दिखाए थे ना, इंटरफेज में न्यूक्लियस अपने आप को क्या कर रहा था? तैयार। तो ये वो बताना चाह रहा है। जस्ट बिफोर द डिवीजन ऑफ द सेल द न्यूक्लियस। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कौन से स्टेज का? इंटरफेज का। द न्यूक्लियस प्रिपेयर। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। फिर क्या बोलता है? जस्ट बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल, तो ये बता चुके हैं। दिस इज दी इंटरफेज। ये इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? तो सबको क्लियर है कि नहीं? पहले ये बता दें यहाँ तक। apparently the resting phase, इंटरफेज को ही बुलाते हैं। Since no change in chromosome is visible externally, but actually it is in quite active in synthesizing the DNA। वो क्या बोले थे? फिर बताओ मेरे को, जीवन फेज में क्या हो रहा था? आरएनए का सिंथेसिस और वॉल्यूम बढ़ रहा था, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। फिर एस फेज में क्या हो रहा था? डीएनए का
सिंथेसिस और क्रोमोसोम्स गेट डुप्लीकेटेड। तो डुप्लीकेट पहले तो भैया क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है, थ्रेड्स के फॉर्म में वो दिखता नहीं है, मतलब सेल डिवीजन होने वाला है। अब जीवन फेज में 2 हुआ, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, विड्रॉ कर लेगा अपने आप को, क्या कर लेगा, विड्रॉ। लेकिन डिवाइड कर रहा है तो आगे जाएगा। अब तुमको बताए थे क्रोमोसोम्स कब दिखाई देना स्टार्ट करता है, जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो समझ में आ रहा है ना, इस सीक्वेंस को समझना है तुमको। अब यहाँ देखो फिर क्या बताता है, is visible externally but actually it is quite active in synthesizing the DNA। तो वो तुमको दिखाई नहीं देगा, अंदर अंदर वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तुम लोग भी करो, ठीक है ना। पेज ऑफ माइटोसिस अब क्या है, सुनो ध्यान से। अब आता है कैरियोकाइनेसिस, बहुत सिंपल वर्ड में एकदम समझा देते। काइनेसिस इज इक्वल्स टू स्प्लिटिंग। काइनेसिस मतलब कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना, काइनेसिस। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में ये चीज ध्यान रखना। काइनेसिस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक है कैरियन और एक है साइटो। कैरियन में कौन है और साइटो में कौन है, साइटोप्लाज्म में कौन है, साइटो। अब तुम लोग बताओ पहले कौन टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा कि साइटोप्लाज्म टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा पहले। भैया कौन टूटेगा, न्यूक्लियस। तो फिर कौन टूटेगा, साइटोप्लाज्म। मतलब तुमको ये कहना चाहते हैं, देखो पहले भैया देखिए, ये ऐसे करके एक एमीबा बनाए थे हम, ठीक है। अब पहले अब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहले है ये क्या टूट रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियस टूट रहा है। ये क्या टूट रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म भी टूट गया। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन तुमको बताना जरा सा। अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। हड़बड़ाना मत, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जानवी बताएगी, जानवी बता, पहला क्या होगा, सबसे पहला वेट गलत है, पहले कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। तुम बता। हाँ हाँ, कैरियोकाइनेसिस गलत। हाँ, पहले S1 फेज होगा, फिर G2 फेज होगा। ठीक है, चलो पहले फेज ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट होता है G1 फेज। फिर भैया दो चीज होता है, विड्रॉ कर लेगा या आगे बढ़ेगा। विड्रॉ कर लिया तो खत्म हो गया भैया, आगे कुछ होना ही नहीं डिवाइड। अगर नहीं करता है तो एस फेज, G2 फेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब न्यूक्लियस डिवाइड, टेलोफेज पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, टेलोफेज पे क्या होता है, तो तब कैरियोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोकाइनेसिस। ध्यान रहेगा तुम लोग को। तो वही अब हम डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन रहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला फेज आया हम लोग के पास, कौन सा, प्रोफेज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तुम लोग को बताना, ध्यान से देखो। प्रोफेज भी 2 भाग में डिवाइड होता है। अब यहाँ का सबसे बड़ा फेज जो है वो है प्रोफेज, अर्ली एंड लेट। भैया पहले तो डायग्राम दिखाओ हम लोग को, ये रहा डायग्राम। छोड़ो सब चीज, यहाँ डायग्राम पे हम लोग बात करते हैं। ये डायग्राम देखो, ये मेरा 2 सेल पड़ा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, आइडेंटिफाई दी सेल, आइडेंटिफाई दी सेल, give reason to support your answer. Tail wall is absent, पहला पॉइंट। सेंट्रियोल्स तो एनिमल से नहीं पाया जाता है ना, सिर्फ सेंट्रियोल्स बताए, वो देखो वहां पे दिख रहा है, सेंट्रोसोम लिखो सेंट्रियोल्स की जगह। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, हमेशा तुमको सेल बना देगा, ये वाला या ये वाला, तुमसे पूछेगा आइडेंटिफाई द सेल, और उसके बाद पूछेगा गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब रुको, दूसरा चीज देखो फिगर को अच्छे से, क्या यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली दिख रहा है, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। या तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो तुमको पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है दोनों डायग्राम में, पूरा डिफरेंस है, देख के बोल, ये दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस भैया। यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है और ये कंडेंस करके क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना लिया। तो ये तो कब से पहला ही दिन से यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्रोमेटिन थ्रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुमको दिखना चाहिए। अब ये है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का क्या तुमको डिस्टिंग्विशन दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया कि क्रोमेटिन थ्रेड जो है कंडेंस हो गया, पास आ गया और क्या बना लिया है, और क्रोमोसोम जो बना लिया है और वो डुप्लीकेट भी हो गया है भैया। क्या हो गया है, और किससे जुड़ गया है, सेंट्रोमेयर से। किससे जुड़ गया है, पक्का हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद तुम लोग देखो, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था यहाँ पे ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, खत्म हो गया भैया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, खत्म हो गया। और तब जाके तुमको बताए थे, याद करो, इससे याद आ जाएगा, मम्मी लोग कपड़ा सुखाती है तो एक क्लिप लगाती है ना, ये लोग किससे लटक गया, स्पिंडल फाइबर से। वेरी गुड। किससे जुड़ता है, सेंट्रोमेयर। ये कल बताए थे तुम लोगों को, तो यहाँ पे वही चीज हुआ है, यहाँ पे वही चीज हुआ है। अब अंतर देखो, यहाँ तक भैया देखिए, ये क्या दिख रहा है तुमको, एस्टर दिख रहा है। सेंट्रोसोम का क्या दिख रहा है, ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एस्टर बुलाते हैं। तुमको जो ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, दीस आर कॉल्ड एस्टर। इसको क्या बुला रहे हैं हम लोग, एस्टर। तुम लोग को दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। इसको क्या बुला रहे हैं, एस्टर बुला रहे हैं। अब इसके बाद देखो हम क्या बता रहे हैं। तो इसके बाद अगर तुम लोग देखेगा तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एस्टर। अब देख यहाँ पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आएगा ही आएगा, बार बार बोल रहे हैं। अब यहाँ पे तुम लोग सब समझना, यहाँ पे ये जो तुमको डॉटेड लाइन दिख रहा है, दीज ऑल आर स्पिंडल फाइबर्स। वो क्या है, और इसमें तुमको ये जो स्टार लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये क्या है, तुमको दूसरा क्वेश्चन आएगा लेबल करने का। क्या आएगा, कि तुम इसको लेबल करो, तो क्या लिखोगे इसको, दोनों में प्रेजेंट है। एस्टर सिर्फ एनिमल सेल्स में रहता है, किसमें रहता है, किसमें एस्टर है, नहीं, एस्टर किसका पार्ट है, सेंट्रोसोम का। किसका पार्ट है, सेंट्रोसोम का। अब सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेज खत्म हो गया, यहाँ पे आके प्रोफेज क्या हो गया, दिस, ये फिगर बना के दे देगा तो दिस इज योर अर्ली प्रोफेज, और ये बना के दे देगा तो लेट प्रोफेज है। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं। कैसे बताओगे कि वो प्रोफेज है, प्रोफेज बताने का 3-4 पॉइंट यहाँ पे बताए। सबसे पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम जो तुम्हारा क्या था, थ्रेड्स के फॉर्म में था, क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में था, वो क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना, फिर डुप्लीकेट भी किया, फिर वो क्या किया, तो तुमको बता, क्वेश्चन आएगा, बता देगा, ये बोलेगा नेम दी स्टेज, नेम दी। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा, गिव सुटेबल रीजन टू स्टेट योर रीजन। ठीक है, तो ये तुमको बताना पड़ेगा इनमें से ये पॉइंट। अब सुनना, प्रोफेज में देखते जाना यहाँ पे क्या लिखा, हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कम दिया हुआ है, यहां से पढ़ेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट। दिख ही गया तुम लोग को, क्रोमोसोम क्या हो गया, एंड थिक, और मोटा हो गया, एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। बोला था ना कि भैया वो दिखता नहीं है जब तक डाई नहीं डालेंगे, क्रोमोसोम का नाम ही तो उससे लेना पड़ा, ठीक है ना, कलर बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, ये नहीं कि हम देख रहे हैं, अंडर माइक्रोस्कोप लिखना था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये समझ जाना चाहिए। तो क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड आर क्लियरली विजिबल, इसका कहने का ये मतलब है कि पहले क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में था। वो क्या चीज के फॉर्म में था, अब आता है ईच क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। सारा क्रोमोसोम क्या हो गया था, फिगर देख लो, तुम लोग को दिखाए इसीलिए फिगर, सारा क्रोमोसोम क्या हो गया भैया, एक तो क्रोमोसोम बन गया और एक तो फिर क्या हो गया, ये सारा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, ये ध्यान रखना। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स याद होगा तुम लोग को, दो को क्या बुलाते हैं हम लोग, ये बना ले, इस पॉइंट के बगल में ऐसे बना ले कि कभी भी पढ़ेगा तो तुमको ध्यान रहेगा। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे करके लिख ले, इसी पॉइंट के बगल में। The two sister chromatids remain attached to each other at a small region called, बताए थे कल भी बताए तुम लोग को, ठीक है।
फिर देख चौथा पॉइंट, द सेंट्रोमेयर इन एनिमल split two along with simultaneous duplication of centrioles contain the daughter centrioles move apart and occupy opposite poles. अब एक चीज और नया बात सुनो कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स रहता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स भाग के कहां चला जाता है, अपोजिट पोल्स पे चला जाता है। अब थोड़ा भैया पोल कौन सा पोजीशन है, ये रहा अपना धरती, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा कौन सा पोल, तो कोई बना के दिखा दो। तुम लोग अपने डायग्राम में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख ले, ज्यादा सही रहेगा। देख अपना धरती कैसा होता है, गोल है भैया, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ठीक है। चल देख यहाँ पे हम तुम लोग को ये बोलना चाह रहे थे, पोल वाला जो बात है वो जरूरी है, इससे थोड़ा टाइम ले लिए। यहाँ पे पोल कौन सा पोजीशन है, तो ऐसे याद रखना कि धरती का नॉर्थ पोल साउथ पोल देखा ही है। यहाँ पे ये वाला क्या होता है, इक्वेटर, ये इसका उल्टा है, इसका क्या है, ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको ऐसे के लाइन बना, यहाँ पे अपने को ऐसा बचे कि का यूज करना, मत करना, थोड़ा देर में ही इसको इक्वेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जस्ट उल्टा, धरती का क्या है, तो देखो हुआ क्या हो, ये वाला जो ये कहाँ चला गया, लोकेट में, ये भी तो को ध्यान रखना है कि सेंट्रल स्टार्ट अपोजिट पोल्स, कहाँ भागने लग जाता है, अपोजिट पोल्स की तरफ। समझ में आ गया सब बच्चा लोग को। तो यही बात यहाँ पे बताना चाह रहे कि सेंट्रल स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो चलो वापिस चलते पीछे। अब चल यहाँ पे देख, अ नंबर ऑफ फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन दी डॉटर सेंट्रियोल्स। तो तुम लोग देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारा क्या आ जाता है, स्पिंडल फाइबर्स आ जाता है, दिख ही रहा है तुम लोग को, विच आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। सिक्स्थ में क्या बोलता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, न्यूक्लियोलस क्या होता है भैया, जैसे तुम्हारा न्यूक्लियोलस जो है वो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बस अब इतना ही ध्यान रख। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर। अब जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो किस तरह भागने लग जाता है, जो कि मेटाफेज का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग नहीं है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वो मेटाफेज है, तो तुमको बताना क्रोमोसोम लाइन अप कर जाता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। समझ में आया। अगर हम बोलेंगे कि ये मेटाफेज है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो तुम तुरंत बोलोगे भैया क्योंकि यहाँ पे सारा क्रोमोसोम कहाँ लाइन अप कर गया है, इक्वेटर पे कर गया। तो तुम लोग देखो यहाँ डायग्राम, ये डायग्राम बना के हम दे देंगे, हम पूछेंगे नेम दी स्टेज, क्या लिखोगे, गिव वाई, ठीक है। तो बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर लाइन्ड इन इक्वेटर, वो कहाँ पे लाइन अप कर लिया है, पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम लाइन अप इन एट इक्वेटर, इसीलिए। फिर क्वेश्चन सुनो, नेम द स्टेज प्रायर टू द स्टेज। प्रायर मींस के पहले क्या आया, प्रोफेज, ड्रॉ द स्टेज। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, पीछे पेज पलटाओ तुमको दिखेगा, प्रोफेज ही लिखना, लेट नहीं पूछना, ठीक है। ये था मेटाफेज, ये क्या था। तो अब बता, इसमें तो भैया कितना प्रोफेज में कितना पॉइंट मिल गया, लेकिन फिर वही बात है, अर्ली और क्या है, लेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो इसमें अर्ली और इसमें लिख लो लेट।
अर्ली में क्या होता है बताओ, क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है कंडेंस कर जाता है, थिकेंड हो जाता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम। दूसरा भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या कर गया, ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक है दिस इज न्यूक्लियोलस, ये क्या कर गया, डिसअपियर कर गया, ये क्या कर गया, डिसअपियर कर गया। फिर भैया यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है इन एनिमल से स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, वो कहाँ भागने लग जाता है, और यहाँ पे अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर गया है एंड आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स एट सेंट्रोमियर, ठीक है ना। तो लोकेशन के साथ इसका लेबलिंग भी हो गया, अपना लेबल भी क्वेश्चन आता है, तो एक साथ नहीं आएगा, बहुत सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो इतना ही से अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। अब चलो देख रहा, अब हम लोग चलते हैं एनाफेज पे, किस पे चलते हैं, एनाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, ठीक है, क्रोमोसोम 9 तुम लोग अपने अपने बुक में ऐसे करके लिख लिया है ना, सब लिख लेना, ऐसे कर दे और यहाँ पे इक्वेटर लिख दे, इसमें क्या लिख दे, इक्वेटर। कल किसी को भी बोलेंगे प्रोफेज बताओ क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बताना पड़ेगा। अब इसके बाद देख सब बच्चा एनाफेज पे आते, किस पे आते, अब भैया क्या हुआ ना, आपका जो क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे अरेंज हुआ था, अब ये क्या कर जाता है, सेपरेट हो जाता है, क्रोमोसोम ही क्या होता है, एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल्स, ये किधर भागने लगता है, पोल्स। अच्छा इसका कितना, एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे कितना डॉट, यहाँ पे क्रोमोसोम्स यूज किए हैं, 4, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम यूज किए, बोलता है कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर मेटाफेज यूजिंग 3 क्रोमोसोम, तो वहाँ 3 बनाना है, वहाँ 4 बना के आ गए तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो ये सब भी डिटेलिंग में ध्यान रखना है। अब हमको देखना है एनाफेज में क्या होता है, तुम ही लोग बताओ एनाफेज में क्या दिख रहा है तुम लोग को, स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या दिख रहा है, वेरी गुड भाई, एकदम यही लिखना है हम लोग को, क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया है, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है, अपोजिट पोल्स, कहां भागने लग जाते, चलो देखो हम पढ़ते हैं, बात मत कर, आजा एनाफेज, मेटाफेज भी पढ़ देते हैं, बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, वो कहां पे अरेंज कर लेता भैया अपने आप को, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेता है, यहाँ पे अरेंज कर लेता है सीधा एकदम, कोई दिक्कत है मेटाफेज में। फिर भैया यहाँ पे देखिए ईच क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर, ठीक है, तो बता ही दिए थे। अब आया एनाफेज, एनाफेज में क्या हुआ था, सेंट्रोमियर अटैचिंग द 2 क्रोमेटिड्स डिवाइड, जो पकड़ के रखा हुआ था वो क्या हो गया, and 2 sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards अपोजिट पोल्स, दूर एक इधर चला गया, ये इधर चल गया, जिसको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रहा है उसको वो भी हम बता देंगे, पहले हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, द ड्राइंग एक्शन इज परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कौन उसको खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, कौन खींच रहा है भैया, देखिए अभी बीच में है, इसको हम इधर ऐसे खींच रहे तो इधर जा रहा है, ऐसे खींच रहे तो ये इधर जा रहा है, तो ये इधर पोल पे चला गया, ये पहले ये ऐसे सोचो, ये क्रोमोसोम, ये क्या है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये खींच रहे इधर से तो ये इधर जा रहा है, और ये कहां चला गया, इधर चला गया, समझ में आ गया ये चीज, यहाँ पे इसके साथ यही हुआ है। अब लास्ट फेज पे एंटर करने वाले हम लोग, वो कौन सा फेज है, अब बताना क्या होने वाला है तुम लोग, तो ध्यान देना, तुम लोग डायग्राम देख के हमको बता क्या तुम लोग को दिख रहा है, बता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तुम बोल सकते हो अर्ली लेट क्या हो रहा है, यहाँ पे एनाफेज में भी यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड क्या और खींचा गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बस इतना सा इतना दूरी आ रहा है। टेलोफेज का ये जो दिख रहा होगा, यहाँ एक छेद बनना स्टार्ट हो रहा है, क्या बनना स्टार्ट हो रहा है, जो तुमको नेक्स्ट पे ही बताना है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ गड्ढा बनना स्टार्ट होता है, इसको फूरो बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, फूरो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल, और प्लांट में देखिए भैया प्लेट आने लग गया, प्लांट में क्या आने लग गया, प्लेट आने लग गया, तो ये प्लेट जो है, ठीक है, ये प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है, और एक बात तुम लोग देख के बताओ, यहाँ पे एक चीज डिवाइड कर चुका है ऑलरेडी, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस। तो एक और बात और देखो, क्या भैया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम देखो यहाँ पे क्या, यहाँ क्रोमोसोम में यहाँ क्या हो गया है, मतलब जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया था वो क्या हो गया है, रीअपियर कर गया है, आपका क्रोमेटो जो क्रोमोसोम बना था वो वापिस से क्या चीज में चेंज हो गया है, क्रोमेटिन थ्रेड में, क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो गया है, और क्या हुआ है, फूरो फॉर्मेशन इन
प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल। और इसके तो ये क्वेश्चन में एक और डिफरेंस निकलता है कि एनिमल और प्लांट सेल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। तो एनिमल में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पोरो, और इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? तो यही था और कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहीं पे पढ़ लेते हैं। टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। ये स्पिंडल फाइबर भी क्या हो गया, क्रोमेटिन थीन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लीवेज फॉर क्लीवेज, ये बोलो या क्लीवेज जो बुलाना बुलाओ, स्टार्ट डीपनिंग इन द एनिमल। ये डीपन होने लगता है ताकि क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये डीपनिंग होने लगेगा, डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोलाई भी क्या कर गया है, रीअपियर कर गया। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है भैया, यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो चुका है दोनों में। अब क्या हो गया, ये भी अलग हो जाएगा और ये तो अलग हो ही गया। तो देखो जैसा था वैसा हो गया है कि नहीं हुआ है। तो यही चीज बता रहे, आइडेंटिकल है कि नहीं पेरेंट सेल के। तो ये कौन सा डिवीजन है, कितना डॉटर सेल्स बना, 2। आइडेंटिकल है, तो आगे सब कुछ समझ में। तो यही था और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक टॉपिक अभी और है जो सिलेबस में नहीं है, मियोसिस। वो सिलेबस में नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो।